साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवाजी विनर्स में। आज हम पढ़ रहे हैं NCERT की बुक से क्लास 10th की साइंस चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है आनुवांशिकता, और बायोलॉजी का ये चौथा पार्ट है और आप कह सकते हैं ये लास्ट पार्ट है बायोलॉजी के लिए। और अगर साइंस की बुक में चेक करेंगे तो चैप्टर नंबर 8 मिलेगा। पार्ट का नाम है आनुवांशिकता। तो चलिए देखते हैं आनुवांशिकता नामक चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि विभिन्नता क्या होती है। विभिन्नता समझना इस वजह से आवश्यक है क्योंकि ये विभिन्नता जो शब्द है ये हमको बार बार हमारे इस चैप्टर इस पार्ट में हमको मिलने वाला है। तो विभिन्नता क्या होता है? विभिन्नता जीव के ऐसे गुण हैं जो उसे अपने जनकों, जनक माने माता पिता, अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप से भिन्नता को दर्शाते हैं। ये होती विभिन्नता। क्या मतलब हुआ? जनकों मतलब होता है माता पिता से, अथवा अपनी ही जाति, जाति का मतलब होता है जैसे मनुष्य है तो मनुष्य की जाति मतलब जितने मनुष्य हुए वे सभी एक ही जाति के हुए। जितने मनुष्य हैं, पुरुष हैं अगर जितने, तो एक ही जाति के हुए। महिलाएं हैं वो जाति एक अलग हो गई, इस हिसाब की जाति है ना। अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप से भिन्नता को दर्शाते हैं। भिन्नता माने अलग अलग दर्शाते हैं। जैसे एक पुरुष है, एक पुरुष से दूसरे पुरुष में देख करके हम पहचान लेते हैं कि ये व्यक्ति ए है, ये व्यक्ति बी है। ऐसे मानने के लिए नाम रख सकते हैं। तो जो दो व्यक्तियों के बीच में जिस उसकी भाषा को सुन करके पहचान लेते हैं। फ़ोन कॉल आती है, हम फ़ोन पे बात करते हैं और अगर हमारा कोई रिलेटिव्स है तो हम ये समझ लेते हैं कि जिनसे हम बात कर रहे हैं उनके बच्चे हैं या उनकी मम्मी हैं या किस प्रकार का है। तो इस प्रकार से चीज़ों को हम समझ लेते हैं। तो लोगों में विभिन्नता है, चूँकि वो भी पुरुष या महिला ही हैं पर हैं तो मनुष्य ही, वो भी मनुष्य हैं, लेकिन उनको देख करके हम जो पहचान कर लिए तो उनमें विभिन्नता है, भिन्नता है, कुछ अलग है उनमें। वही माता पिता के दो बच्चे लेकिन दोनों में अलग अलग है कुछ, जिसको देख करके हम पहचान लेते हैं, उनकी भाषा को सुन करके पहचान लेते हैं कि ये वो व्यक्ति नहीं है या फिर यह वह लड़का नहीं है। तो इस प्रकार से जो आप समझ लेते हैं, तो जिन गुणों के कारण आप समझ पाते हैं उसी को कहते हैं विभिन्नता। अपने ही जनकों और अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप से भिन्नता को दर्शाते हैं, नहीं अलग अलग हो जाते हैं। आगे देखते हैं विभिन्नता के प्रकार क्या होता है। विभिन्नता को हम विविधता भी कहते हैं। तो आइए समझते हैं विभिन्नता और विविधता के प्रकार। शारीरिक कोशिका विभिन्नता एक होता है और एक होता है जनन कोशिका विभिन्नता। तो सबसे पहले हम समझते हैं शारीरिक कोशिका विभिन्नता क्या होती है। यह शारीरिक कोशिका में आती है और आगे ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं। कह रहे जो शारीरिक कोशिका की विभिन्नता होती है ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती, यानी कि माता पिता के है अगर ये शारीरिक कोशिका विभिन्नता है, किसी प्रकार की शारीरिक कोशिका में कोई अंतर हुआ है तो पुत्रों में या बच्चों में नहीं जाएगी, उसके पुत्र या पुत्री दोनों को ले सकते हैं। इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शारीरिक कोशिका विभिन्नता जो होती है उपार्जित लक्षणों से आती। उपार्जित लक्षण का मतलब क्या होता है कि जैसे एक व्यक्ति के हाथ में 5 उंगलियां होती, 5 उंगलियां होने से मान लीजिए किसी के साथ कोई दुर्घटना हुई या किसी प्रकार की घटना घट गई जिसकी वजह से उसकी 5 उंगली की जगह पर 4 उंगली ही बची। तो ये जो 4 उंगली बची है तो ये उपार्जित लक्षण हुआ है। और उस पुरुष के या उस महिला के जो बच्चे होंगे तो ज़रूरी नहीं है कि उनके भी 4 उंगली हो, ऐसा तो नहीं होगा, चूँकि ये उपार्जित लक्षण है, ये वंश से नहीं आ रहा है। यानी कि जिसके बच्चों को आना है उसको भी वंश से नहीं मिला है, ये उपार्जित लक्षण है जो किसी दुर्घटना की वजह से या किसी पर्यावरण में परिवर्तन की वजह से प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं उपार्जित लक्षण, शारीरिक कोशिका विभिन्नता। इसी वजह से लिखा है कि ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते, यानी दूसरी पीढ़ी में ये गुण नहीं जाते। अब देखते हैं जनन कोशिका विभिन्नता क्या होती है। यह जनन कोशिका में आती है, यह जनन कोशिका में आती है। यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। जो जनन कोशिका विभिन्नता होती है करे अगली पीढ़ी में
स्थानांतरित होते हैं, जैव विकास में सहायक होते हैं। इन्हें आनुवांशिक लक्षण भी कहा जाता है। आनुवांशिक लक्षण क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो पिता में है वही गुण अगर पुत्र में आ रहा है या पुत्री में आ रहा है, उनके संतानों में आ रहा है, उनके बच्चों में जो वही गुण आ रहा है, तो जनन कोशिका विभिन्नता है। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता रहता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता रहता है। तो इस प्रकार का जो अंतर जो सदैव सदैव चल रहा है उसको बोलते हैं जनन कोशिका विभिन्नता। तो आइए समझते हैं आनुवांशिकता क्या होती है। जनकों से, जनकों का मतलब आप समझ लीजिए माता पिता की बात करी जा रही, जनकों से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुणों का संचरण आनुवांशिकता कहलाता है। क्या मतलब हुआ? जनकों से, किससे? जनकों से, यानी माता पिता से संतान को कोई गुण मिल रहा है, गुण या किसी प्रकार का शारीरिक संरचना मिल रही है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही। यानी कि हमारे पिताजी के पिताजी में कोई गुण था और उसके बाद पिताजी में आया, उसके बाद हम पे आया, हमारे बाद हमारे बच्चों में आया। तो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं जो गुण या जो शारीरिक संरचना बनावट, तो उसको हम कहते हैं आनुवांशिकता कहते हैं। इस प्रकार इसको क्या कहते हैं? आनुवांशिकता। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन जीव विज्ञान की एक विशेष शाखा के अंतर्गत होता है जो आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहलाती है। इस बात का क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि कह रहा है आनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन, कि आनुवांशिकता का, क्यों आनुवांशिकता जो ये बात है ये कोई छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो कह रहा है इसका अध्ययन होता है किसकी? विज्ञान की एक विशेष शाखा है जिसको कहते हैं आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। जैसे कि विज्ञान की शाखा ही है, जैसे बायोलॉजी है यानी जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है और भौतिकी विज्ञान है। तो ये सभी जो साइंस हैं, ये सभी जो विज्ञान है, ये किसकी शाखाएं हैं? विज्ञान की ही तीनों शाखाएं। ऐसे ही विज्ञान की शाखाएं और भी बढ़ती जाती हैं, तो इन्हीं शाखाओं में एक शाखा कहते हैं। आगे जाकर के अगर हम पढ़ते हैं साइंस को ही तो फिर हमको मिलता है विज्ञान की एक और शाखा होती है, इसको कहते हैं आनुवांशिकी या फिर जेनेटिक्स कहते हैं। यही इस पूरी साइंस है केवल किसमें? आनुवांशिकी और जेनेटिक्स में। और हम तो इसमें केवल एक चैप्टर मात्र पढ़ रहे हैं, है ना। आगे देखेंगे मेंडल के वंशानुक्रम के नियम क्या थे। मेंडल के वंशानुक्रम के नियम मेंडल जी ने क्या बताया? मेंडल आनुवांशिकी के पिता कहलाते हैं। मेंडल को क्या कहते हैं? ऑप्शनल पे पूछ लिया जाएगा कि आनुवांशिकी के पिता किसको कहते हैं, या ऑप्शन दे करके पूछ लिया जाएगा तो आप बता देंगे क्या कि मेंडल को कहते हैं आनुवांशिकी के पिता। मटर के पौधे पर किए गए अपने प्रयोगों के निष्कर्षों को उन्होंने 1866 में, इन्होंने क्या किया था मेंडल साहब ने? इन्होंने मटर के पौधे पर कुछ प्रयोग किया था और उसका जो निष्कर्ष निकाला था उसको कब? 1866 में क्या किया? एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन में प्रकाशित किया। मतलब कि इन्होंने जो निष्कर्ष पहले मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया, उसके बाद 1866 में एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन ये पत्रिका छपती होगी, तो इस पर इन्होंने इसके जो निष्कर्ष निकाले थे उसको प्रकाशित किया। परंतु विज्ञान जगत में 34 वर्षों तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया। किस पर? जो इन्होंने निष्कर्ष बताए थे उस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। कब तक? 34 वर्षों तक। उनकी मृत्यु के पश्चात 1900 में अपने प्रयोगों के निष्कर्ष को वैज्ञानिकों द्वारा मान्यता मिली। करे कि इनके फिर उसके बाद 34 वर्षों तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि वैज्ञानिक जो अन्य वैज्ञानिक थे उस समय वो दूसरे कार्यों में व्यस्तता हो सकती है, जिसके कारण इनकी बात पर या इनके द्वारा बताए गए निष्कर्षों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन इनकी मृत्यु के पश्चात, जब इनकी मृत्यु हो गई उसके पश्चात कब? 1900 में इनके प्रयोगों के निष्कर्ष को वैज्ञानिकों द्वारा मान्यता मिली। वैज्ञानिकों ने खोज कर रहे थे तो उन्होंने ध्यान दिया इनकी तरफ, तो इनको पता चला कि अरे मेंडल साहब तो बहुत अच्छी बात बता गए हैं, तो उसके बाद इनके नियमों को मान्यता मिली। आगे देखते हैं कि मटर का पौधा क्यों चुना मेंडल ने। वही प्रश्न है कि मेंडल साहब और कोई भी पौधा चुन सकते थे, मटर का ही पौधा क्यों चुना? तो आइए समझते हैं मेंडल जी ने मटर का पौधा क्यों चुना।
मेंडल ने मटर के पौधे का चयन निम्नलिखित गुणों के कारण किया था। कौन से गुण? बोले मटर के पौधों में विपर्यासी विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। विपर्यासी विकल्पी आप ऐसा समझ सकते हैं, विपर्यासी का मतलब है विपरीत लक्षण दिखाई देते हैं। विपरीत लक्षण यानी कि मादा और नर दोनों प्रकार के लक्षण मटर के पौधे में दिखाई देंगे, स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, है ना। इनका जीवन काल छोटा होता है। किसका? मटर का जीवन काल छोटा होता है, तो आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। सामान्य स्वपरागण होता है, कह रहे कि इसमें स्वपरागण भी हो जाता है, जैसे परपरागण स्वपरागण नहीं होता, तो बोले मटर के पौधे में स्वपरागण भी होता है, परंतु कृत्रिम तरीके से परागण भी कराया जा सकता है। मटर का पौधा इस वजह से भी चुना, ये भी एक कारण था कि इसमें स्वपरागण तो हो ही जाता है और कृत्रिम तरीके से परागण भी कराया जा सकता है कि स्वपरागण नहीं हो रहा है, तो चलिए कृत्रिम तरीके से परागण करा करके देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। तो इस वजह से भी इन्होंने मटर के पौधे को लिया। और आगे, एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनाता है, और ये एक ही पीढ़ी में कई बीज बनाता है। क्या? मटर। आगे देखते हैं प्रभावी गुण क्या होता है। संस्करण के बाद पहली पीढ़ी में विपरीत गुणों के जोड़ों में दिखाई पड़ने वाला लक्षण प्रभावी गुण कहलाता है। संस्करण के बाद कि माता पिता के मिलने से जो गुण बनता है उसको बोलते हैं संस्करण के बाद जो पहली पीढ़ी, जो बच्चे हुए पहली पीढ़ी में, ये हम बात कर रहे हैं मटर के लिए। तो संस्करण के बाद पहली पीढ़ी में विपरीत गुणों के जोड़ों में दिखाई पड़ने वाले लक्षण ही प्रभावी गुण कहलाता है। उसके बाद देखते हैं अप्रभावी गुण। संस्करण के बाद पहली पीढ़ी में विपरीत गुणों के जोड़ों में मौजूद रहते हुए नहीं दिखाई पड़ने वाला लक्षण अप्रभावी गुण कहलाता है। प्रभावी गुण में जो दिखाई पड़ने वाला लक्षण होता है प्रभावी गुण होता है, और जो दिखाई पड़ने वाले गुण नहीं होते उसको बोलते हैं अप्रभावी गुण। आगे देखते हैं क्या होता है। मेंडल ने नियम जो दिए थे उनके बारे में एक एक करके हम क्रमशः पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे मेंडल जी का पहला नियम। मेंडल जी ने पहला नियम बताया था प्रभाविता का नियम। क्या होता है प्रभाविता का नियम? कारक युग्म में पाए जाते हैं। यदि कारक के दोनों सदस्य असमान हों तो इनमें से एक कारक दूसरे पर प्रभावी हो जाता है। प्रभावी कारक अप्रभावी कारक के गुण को दबा देता है, अर्थात उसे प्रकट नहीं होने देता है, और प्रभावी कारक स्वयं के गुण को प्रदर्शित करता है। कारक युग्म जो होता है यानी दो कारक लिए गए, युग्म माने ही होता है जोड़ा, दो कारक लिए, एक में प्रभावी गुण है एक में अप्रभावी गुण, तो दोनों जब प्रभावी और अप्रभावी एक दूसरे में मिलते हैं तो होता क्या है, जो प्रभावी है वो अप्रभावी के गुण को दबा देता है, और प्रभावी कारक जो है वो स्वयं के गुण को प्रदर्शित करता है, उसी का गुण दिखता है। प्रभावी माने आप कह सकते हैं जिस पे अधिक बल है, जो अधिक। प्रभावी कारक कैपिटल टी, प्रभावी कारक को किसे? कैपिटल टी। अप्रभावी कारक स्मॉल टी को प्रकट नहीं होने देता। कैपिटल टी स्मॉल टी कारक युग्म होने पर पौधा लंबा प्राप्त होता है। क्या मतलब हुआ? अगर प्रभावी कारक है, जो प्रभावी कारक को हमने प्रदर्शित किया किससे? कैपिटल टी से, और एक अप्रभावी कारक है स्मॉल टी को प्रकट नहीं होने देता, तो कह रहा है इन दोनों के मिलने पर प्रभावी कारक क्या है? कैपिटल टी, और स्मॉल टी यानी अप्रभावी कारक है, तो कैपिटल टी है मतलब लंबे की बात करी जा रही, इसी वजह से कैपिटल लिया जा रहा है। कैपिटल मतलब बड़े लेटर का, प्रकट नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि ये अप्रभावी है, तो जो प्रभावी कारक अप्रभावी कारक को प्रकट नहीं होने देता, इसी वजह से इन दोनों के संस्करण करने पर लंबा पौधा प्राप्त होता है, क्योंकि प्रभावी कारक का ही प्रभाव दिखता है। आगे देखते हैं संयोजन का नियम अथवा युग्मकों की शुद्धता का नियम अथवा पृथक्करण का नियम, तीन नाम है इसके, ये भी मेंडल का दूसरा नियम है। युग्मक बनने के समय कारकों के जोड़े अथवा एलील के सदस्य विसंयोजित अथवा पृथक्कृत हो जाते हैं, और प्रत्येक युग्मक को दो में से एक कारक प्राप्त होता है। इसे ही विसंयोजन का नियम अथवा पृथक्करण का नियम कहते हैं। प्रत्येक युग्मक में पहुंचने वाला कारक अपनी शुद्धतम अवस्था में होता है, अतः इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तीसरा गुण देखते हैं जो मेंडल साहब ने दिया था, उसको बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, या फिर मेंडल का द्विसंकरण प्रयोग। मेंडल ने दो जोड़ी विपर्यासी मतलब बताया विपरीत लक्षण रखने वाले, विपर्यासी लक्षणों वाले भिन्न पौधों के मध्य संस्करण कराया, दो जोड़ी का कराया जो भिन्न भिन्न प्रकार के लक्षण रखते थे।
ऐसे ही द्विसंकरण, इसे ही द्विसंकरण प्रयोग कहते हैं, क्योंकि दो जोड़ी को लिया गया और दोनों के लक्षण अलग अलग थे, इसी वजह से इसको भी द्विसंकरण प्रयोग कहते हैं। गोल व पीले बीज, गोल व पीले यानी आर आर, और वाई वाई लिया गया है, क्यों? क्योंकि गोल और पीले दोनों हैं। और झुर्रीदार व हरे, इसको हम स्मॉल लेटर में ले लेते हैं, है ना। बीज वाले पौधे के मध्य जब संस्करण कराया गया था, यानी एक तो बीज लिया गया जो गोल भी हैं पीले भी हैं, है ना, और तो इसको कैपिटल लेटर से दर्शाया गया। फिर झुर्रीदार और हरे ये गए बीज, जिसको स्मॉल आर और स्मॉल वाई से दर्शाया गया। इन दोनों के मध्य में कराया गया संस्करण। पौधों के मध्य संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे गोल व पीले बीज यानी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाले प्राप्त हुए। ये हम मेंडल साहब का तीसरा नियम ही पढ़ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा क्यों लिखा है, चूँकि ये समझने में थोड़ा कभी कभी कठिन हो जाता है, तो इतना बड़ा जब हम पढ़ेंगे तो समझने का प्रयास करेंगे, इसको रटने का प्रयास नहीं करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। जितनी बात समझ में आएगी उतना ही हम लिख देंगे और हमको पूरी बात समझ में आ जाएगी। समझना आवश्यक है। पौधों के मध्य संस्करण कराया तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे गोल व पीले प्राप्त हुए। जब प्रथम पीढ़ी से प्राप्त पौधों के मध्य स्वपरागण होने दिया तो पीढ़ी में 4 प्रकार के संयोजन प्राप्त हुए, जिसमें फोनोटाइपिक अनुपात निम्न है। तो उनका फोनोटाइपिक अनुपात क्या था? 9:3:3:1। 9 यानी कि गोल व पीले थे ये 9 जो दिख रहे हैं, और ये जो 3 थे गोल और हरे थे, जो ये 3 थे ये झुर्रीदार और पीले थे, और ये जो एक था ये झुर्रीदार और हरा था। अतः इससे निष्कर्ष निकला कि द्वितीय पीढ़ी में लक्षणों का स्वतंत्र रूप से पृथक्करण होने के कारण प्रत्येक जोड़ी के विपर्यासी दूसरी जोड़ी के विपर्यासी लक्षणों से स्वतंत्र व्यवहार करते हैं। इस कारण इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी कहते हैं। इससे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, यानी वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चलते रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे लिंग निर्धारण कैसे होता है बच्चे का। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, कुल 46 पाए जाते हैं, है ना। 23 जोड़ी मतलब एक जोड़ी में 2 होता है, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो एक जोड़ी में 2 तो 23 जोड़ी में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और जोड़ी की बात करें तो 23 जोड़ी, और कुल कितने गुणसूत्र? तो कुल 46 गुणसूत्र। 22 जोड़ी ऑटोसोम्स पाए जाते हैं, नर व मादा दोनों में होता है। ये जो ऑटोसोम्स होता है, ये जैसे ये मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, मनुष्य आगे कह दिया गया तो इसका मतलब है नर और मादा दोनों में, पुरुष और महिला दोनों में। लेकिन 22 जोड़ी इन 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होता है, ये नर और मादा दोनों में होता है। 22 जोड़ी ऑटोसोम्स, 22 जोड़ी का मतलब है कितने? 22 दूनी 44 ऑटोसोम्स होते हैं। 23वां जोड़ा जो होता है वो केवल नर में पाया जाता है। तो नर में एक्स और वाई दोनों पाया जाता है, नर माने पुरुष में, और मादा में यक्स यक्स पाया जाता है। ठीक है, जो इन दोनों के प्रभाव से ही ये 23वां जोड़ा ही ये ही निर्धारित करता है कि बालक होगा या फिर बालिका होगी। तो पढ़ के समझते हैं आगे की क्या होता है। लैंगिक प्रजनन में नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से युग्मनज बनता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जायगोट बनता है, जो विकसित होकर अपने जनकों जैसा नर या मादा जीव बन जाता है। क्रोमोसोम के द्वारा ही जीवों में लिंग का निर्धारण होता है। जैसा कि हमने पढ़ा कि नर में यक्स और वाई दोनों होता है, मादा में केवल यक्स यक्स होता है। यक्स का मतलब आप समझ लीजिए कि महिला, अगर डबल यक्स हो गया, यक्स पुरुष से मिला और यक्स मादा से मिला, तो यक्स पुरुष से मिला यक्स मादा से मिला तो दोनों मिल गए, हो गए डबल यक्स। अगर डबल यक्स हो गया तो जो भ्रूण बनेगा, जो जायगोट बनेगा, जो बच्चा होगा वो मादा होगा, क्योंकि डबल यक्स हो गए। और चूंकि महिला में तो यक्स है ही, तो महिला से तो केवल एक्स ही मिलना है। क्या मिलेगा? पुरुष से अतिरिक्त मिल सकता है। अगर वाई मिला पुरुष से और यक्स मादा से मिला तो यक्स और वाई मिल गया, फिर तो ये बन जाएगा पुरुष या फिर बालक। यानी कि जो भ्रूण बनेगा या जो बच्चा जन्म लेगा उसके पुरुष या महिला होने की
जो भी चांसेस हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, वो पुरुष पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है। तो ये पढ़ा हमने बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर और साइंस का चैप्टर नंबर 8। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे पहले वाले जितने भी चैप्टर बायोलॉजी के हों या केमिस्ट्री के हों, क्लास 10 के हमने सभी पढ़ चुके हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे फिजिक्स या फिर भौतिक विज्ञान। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।